नमस्कार। 2027 में बड़ी संख्या में करीब 25,000 30,000 के आसपास आईटी सेक्टर की नौकरियां चली जाएंगी। यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी में लड़का भैया आईटी में है, अच्छा पैकेज कितना है, इतने लाख का उतने लाख का। जो आसपास समृद्धि दिख रही है ना, मल्टी स्टोरी में फ्लैट खरीद रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन फ्लैट में जो महंगे महंगे किराएदार रह रहे हैं, ये सब विदेशों से आया हुआ आईटी का ही पैसा था। अब जब ये आईटी जाती दिख रही है तो निश्चित तौर पे टेंशन तो होगी, क्योंकि जो लोग सॉफ्टवेयर लिखते थे, दूसरे काम करते थे, उनकी जगह पे एक सिस्टम आ गया है, एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका नाम एआई है। आदमियों का काम एआई करता चला जा रहा है, और जैसे जैसे आदमी का काम एआई करेगा वैसे वैसे आदमी की ज़रूरत कम पड़ती जाएगी। और अभी तक का एआई का जो भी एक्सपोजर है, जितना भी अनुभव है, उससे एक चीज़ साफ है कि एआई को कंप्यूटर से तुलना करना ठीक नहीं है। एआई फिलहाल नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला माध्यम बन गया है, और ये ऐसा करता चला जाएगा। तो क्या हमको चिंता करने की ज़रूरत है? आज के वीडियो में हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही समझना होगी कि क्या ये चिंता की बात है? क्या हम एआई के ज़रिए बर्बाद होने वाले हैं, या कुछ नहीं होने वाला है? आज की तारीख में एआई से कमाई, अगर आपको लग रहा है कि ये जो चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हो रही है, तो ये होने वाला नहीं है। ये एआई के इस्तेमाल का एक अनुभव, एक ट्रेलर पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, और उस ट्रेलर के बेसिस पे महंगी महंगी, अति महंगी मशीनें एआई के नाम पे बेची जा रही हैं। मतलब ये है कि जैसे भारत में एआई को लेकर डेटा सेंटर बनेंगे। डेटा सेंटर अमेरिका में इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वहाँ लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के शहर प्यासे मर जाएं, इतना पानी डेटा सेंटर ले लेता है और इतनी बिजली ले लेता है कि पूरे शहर की सप्लाई हो जाए। और इसीलिए अब डेटा सेंटर चलाने के लिए लोग परमाणु बिजली घर लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे अडानी साहब परमाणु बिजली घर लगाएंगे एआई चलाने के लिए। तो एआई सर्वर को ठंडा रखने में भी पानी इस्तेमाल होगा, और परमाणु बिजली घर में तो पानी इस्तेमाल हो गई। और ये पानी इतना ज़्यादा है कि मानवता की जो पूरी ज़रूरत है, मैं चूँकि इसमें बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ इसलिए बहुत डेटा आपको देने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह क्या महंगी टेक्नोलॉजी। अब क्या होगा, मान लीजिए अडानी जी ने 1000 करोड़ का एक लगाया भाई डेटा सेंटर, तो वो जो 1000 करोड़ का डेटा सेंटर लगा रहे हैं, उस 1000 करोड़ के डेटा सेंटर में 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए की शुद्ध मुनाफा है। किसका मुनाफा है? वो कंपनियां जो इससे जुड़े हुए चिप बनाती हैं, जैसे एनवीडिया। ये कंपनियां चिप बना के ही अरबों खरबों बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि चिप ऐसे होते हैं जो सामान्य तौर पे कोई बना नहीं सकता, क्योंकि एआई में बहुत हैवी कंप्यूटिंग होती है, बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए चिप भी महंगे लगते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि अचानक किसी ने एक ऐसा कंप्यूटर खोज लिया जो आज के कंप्यूटरों से 1000 गुना से ज़्यादा संसाधन खाता है, और वो संसाधन खाने वाले कंप्यूटर को जब आप लगाओगे तो कॉस्ट भी 1000 गुनी देनी पड़ेगी। तो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में डेटा सेंटर खोलने का काम अलग अलग उद्योगपति लोग जिनके पास पैसे वो करेंगे, और पैसा जाएगा अमेरिका की एक कंपनी की जेब में या चीन की किसी कंपनी की जेब में। यानी एआई की जो रिवॉल्यूशन हुई, जो टेक्नोलॉजी आई, उसने इस पूरे व्यापार को दो बड़ी ताकतों की मुट्ठी में कैद कर दिया। पहली अमेरिका, दूसरी चाइना। अमेरिका के पास ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, आपका एनवीडिया है, और बाकी है, बहुत सारे आ रहे हैं परप्लेक्सिटी टाइप के। और इसी तरह से चाइना में भी आप डीप सीक है वगैरह वगैरह, और उन्होंने अपने चिप भी बनाने शुरू कर दिया। यानी पूरी दुनिया में अब ये लोग अपने डेटा सेंटर बेचेंगे और मोटा पैसा कमाएंगे।
सुविधाएं बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। यानी एआई का जो पूरा का पूरा ढांचा है, इस ढांचे में पूरी दुनिया के पैसे का प्रवाह अमेरिका की तरफ होने वाला है। ये लूट का नया मॉडल है। परंतु ये लूट का जो मॉडल ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा एनवीडिया, ऐसे ही ये कमाई चलती रहेगी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। और आज जो एआई का खतरा है, कल के दिन ये खतरा कैसे खत्म हो सकता है, ये सकारात्मक चिंतन मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, हमने एक ज़माने में देखा कि एक कंप्यूटर किसी बड़े से घर में फिट हो जाए इतना बड़ा होता था, और उस पर भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी सस्ती होती चली गई, और आप जेब में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, वो उस कंप्यूटर से 1000, 1200, 1500, हो सकता है 1,00,000 गुना अधिक शक्तिशाली, अधिक सक्षम है। और उसकी कीमत 1% भी नहीं है। 1,00,000 का अगर वो था तो ये 1 रुपए का है, ऐसे समझ लीजिए, 1,00,000 गुना ज़्यादा थी। तो क्या एआई में भी सस्ती टेक्नोलॉजी आने वाली है? क्या एआई भी इन लोगों को, जो लोग बड़े बड़े डेटा सेंटर खोल रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को ज़्यादा दिन तक मौज में नहीं रहने देगा? जो जानकारी है उसके हिसाब से अब आने वाले समय में कुछ चीज़ें आहट दिख रही हैं कि डेटा सेंटर तो बनेंगे लेकिन उतना पानी नहीं खर्चेंगे, डेटा सेंटर तो बनेंगे लेकिन उतनी बिजली नहीं खर्चेंगे, और डेटा सेंटर तो बनेंगे पर उनमें इतनी महंगी चिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सस्ती चिप से काम चल जाएगा, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर के ऑप्शंस होंगे। हो सकता है कि एआई को आप घर से ही होस्ट कर पाएँ। यानी कहाँ एक तरफ पहाड़ और कहाँ एक तरफ छोटा सा ट्रांजिस्टर, इतना बड़ा अंतर आने वाला है। कैसे आ सकता है, इसका अनुमान अगर आप लगाएं तो हमारे पास एक उदाहरण आ चुका है। एक है डीप सीक, आपने नाम सुना होगा, चीन ने एक मॉडल बनाया। डीप सीक भी एक एआई इंजन है, जैसे कि आपका ओपन एआई का चैट जीपीटी है। डीप सीक क्या करता है, कैसे उसमें संसाधन कम लगे और कैसे वो बहुत सस्ता मॉडल है, वो 1% के करीब ही खर्चा करता है, बिजली का भी, बाकी चीज़ों का भी, और प्रोसेसर का भी, मशीन का भी, हर चीज़ का। तो वो 1% पैसा ऐसे खर्च करता है कि वो, आप जब सवाल पूछते हैं या कोई काम उसको बताते हैं तो वो पहले पहचानता है कि ये काम कौन करेगा। जैसे आप किसी बड़े दफ्तर में गए, दफ्तर में आप जाते ही पहुंचेंगे तो गार्ड साहब आपको मिलेंगे और वो सीधे कहेंगे कि भैया 26 नंबर कमरे में बैठे हैं बड़े बाबू, वहाँ आपका काम होगा। या अस्पताल में गए तो बोलेगा ओपीडी नंबर 5 में चले जाएं। या आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो आपको अटेंड करने के लिए डेंटिस्ट को आना है तो डेंटिस्ट ही आएगा, पूरा अस्पताल नहीं आ जाएगा। आज की जो एआई की टेक्नोलॉजी है, इसमें पूरा अस्पताल टूट पड़ता है एक भी क्वेरी आने पे। एक भी क्वेरी, एक सवाल आप पूछते हैं तो एआई का पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। उन्होंने डिपार्टमेंटलाइज कर दिया, तो पता चलता है कि आपने एक सवाल पूछा तो 300 कुछ हिस्सों में उन्होंने बांट दिया उसको। अब आपने एक सवाल पूछा तो जिससे सवाल पूछा उसी डिपार्टमेंट से उत्तर आ जाएगा, बाकी आराम करेंगे। अगर आप गए हॉस्पिटल और आपका सिर फूटा हुआ है तो सिर से जुड़े हुए डॉक्टर ही आपको देखने आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने मॉडल के अंदर छोटे छोटे मॉडल बना दिए हैं। तो ये जो अभी एआई का मॉडल है, इसको कहते हैं एलएलएम मॉडल। और जो आने वाले समय में मॉडल जो डीप सीक ने इन्वेंट करके दिया, वो है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, यानी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक मिक्स बन गया है। आपको जिससे पूछना है वो पूछो, वही जवाब देगा। तो जब ये आने से 1% मामला रह गया, मतलब ऐसे और भी अगर कुछ टेक्नोलॉजी आई और कंप्यूटर के ब्रेन को, चिप को, दूसरी चीज़ों को उसने अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका निकाला, तो एनवीडिया के शेयर का क्या होगा? एनवीडिया के ये हज़ारों करोड़ वाले जो डेटा सेंटर लग रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत रह जाएगी? हो सकता है कि कल के दिन एक वैसा मॉडल आ जाए कि नॉर्मल सर्वर के अंदर ही एआई की प्रोसेसिंग हो जाए। आज की तारीख में यह असंभव लगता है,
लेकिन जिस समय इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन होता था, उस समय किसी ने सोचा था कि एक उंगली के बराबर मोबाइल फ़ोन भी आ जाएगा और उस मोबाइल फ़ोन से 1000 गुना ज़्यादा फीचर के साथ आ जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने देखी, जो किस ज़माने में ट्रैक्टर कितना बड़ा होता था, रेल के इंजन कितने बड़े होते थे। धीरे धीरे करके कम पैसे, कम संसाधन से नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। अब आप अगर बात करें तो ये जो दो दुनिया की ताकतों की दादागिरी है, ये दादागिरी भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉडल बनाने का जो काम है वो तो मनुष्य का है। तो बहुत सारे नए नए एआई मॉडल बनते जाएंगे और हार्डवेयर के मामले में दुर्गति होती जाएगी। ताकत बनेगा ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स क्या होता है? बहुत आप सुनते होंगे ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स आप ऐसे समझिए जैसे साइकिल में आप जाइए तो आपके सामने एकदम साफ खुला पड़ा है। अगर आप साइकिल आप भी बनाना चाहो तो देख लो भैया, यहाँ चिमटा होता है, यहाँ पे इसकी चेन होती है, यहाँ पे इसका फ्री व्हील होता है, ऐसे पहिए होते हैं, उसमें ऐसे स्पाइक्स लगती हैं, आप बना लोगे। लेकिन अगर कार बनाने जाओगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। आप इसकी ऐसे वाले सेंसर को यूज़ नहीं कर सकते, इसका पेटेंट हुआ पड़ा है। ये चिप लगी है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका पेटेंट हुआ पड़ा हुआ है। जैसे टेस्ला के टायर के अंदर फोम भरा होता है, उसका उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है। तो जब इतनी सारे पेटेंट होते हैं अंदर, तो क्या है वो? ये साइकिल है ओपन सोर्स, और जितने सारे पेटेंट हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। तो क्या होता है कि जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है उसमें लोग टेक्नोलॉजी से लोग सीखते हैं, सीख के नई चीज़ें विकसित करते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में, और उन नई चीज़ों से और ज़्यादा लोग सीखते हैं। जैसे कि आपके सामने एंड्रॉयड का एक उदाहरण है। एंड्रॉयड है आपका ओपन सोर्स है। कोई भी आदमी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन तैयार कर सकता है, कोई भी आदमी एंड्रॉयड के मॉडल तैयार कर सकता है। एंड्रॉयड में जो चाहे तैयार करो और डालो। तो जहां एआई में ओपन सोर्स आएगा, ये डेमोक्रेटाइज हो जाएगी, यानी सबकी पहुंच में आ जाएगी। कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान का एक यूट्यूबर एक वीडियो बना के पूरी दुनिया में दिख सकता है? आज बदल गया ना। तो जब ये बदलता जाएगा, नए नए मॉडल आते जाएंगे, तो चीज़ें बदल जाएंगी। और इस बात को संयुक्त राष्ट्र ने समझ लिया है। संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि एआई को लेकर अभी से आप एक दुनिया भर का कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें दुनिया भर की एआई बनाने वालों को बेलगाम ना छोड़ा जाए। आज की तारीख में देखा आप, अमेरिका बेलगाम है, अपनी एआई कंपनी को बोलता है भाई ये बार अभी चैट जीपीटी का एक नया मॉडल आ गया है, आ रहा है, वो कह रहा है कि अमेरिका जिसको कहेगा उस देश को दिया जाएगा वो। तो इस तरह से अभी बीच में आपने देखा होगा एंथ्रोपिक के साथ हुआ, उसके मॉडल को कहा कि नहीं आप किसी को नहीं बेचोगे अमेरिका के अलावा। फिर बाद में उन्होंने चिट्ठी पत्री, बहुत गर्मा गर्म उनकी मेलबाजी हुई है, वहाँ डेमोक्रेसी है तो लोग लड़ भी जाते हैं, और उसके बाद में उन्होंने एंथ्रोपिक को अलाउ किया कि आप भेज सकते हो। तो लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल एआई हो, क्योंकि परमाणु बम बनाने वाला कोई एआई हो जाए। अभी देखिए एआई का एक इस्तेमाल अभी हाल में इजराइल का ईरान के खिलाफ हुआ। वो पहले से प्रोग्राम कर देते थे हमले करने, और उसी चक्कर में वो बच्चियों का स्कूल जो है वो हिट हुआ तेहरान में, और उस एक घटना ने पूरा पासा पलट दिया। तो इस तरह से इंसान की जगह जब मशीन या कंप्यूटर लोगों को मारने लगेंगे तो ये मानवता के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि मिलके सारे लोग इसके लिए रेगुलेशन बनाओ, नियम बनाओ और इस दुनिया को कंट्रोल करो। पर इस दुनिया में कंट्रोल करने का जहाँ तक सवाल है, इन गुंडों को बड़े वाले तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो महाशक्तियाँ हैं, जैसे कि अमेरिका, जैसे चीन, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस वगैरह वगैरह, खास तौर पे अगर आप सब छोड़ दें तो कम से कम ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देख लो। परमाणु बम ईरान बनाएगा तो उसकी तबाही मचा दी जाएगी, उसमें बम गिरा दिया जाएगा, सैंक्शन लग जाएगा, सब हो जाएगा। वही परमाणु बम अमेरिका बना सकता है, खुले से बना सकता है। वही परमाणु बम भारत ने बनाया तो दुनिया भर के सैंक्शन लगने शुरू हो गए, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। क्योंकि भारत उस वक्त गुलाम भारत नहीं था जब इंदिरा जी थी, और वो अमेरिका के साथ के ऊपर ही निर्भर नहीं था, वो इस दुनिया के ग्लोबलाइजेशन का शिकार नहीं हुआ था। तो भारत जो है वो अपना आत्मनिर्भर था, वो अपने देश में सब बनाते थे, सब उगाते थे, जितना था खाते थे, लेकिन आज़ादी के साथ सिर उठा के जीते थे। गरीब से गरीब आदमी का बच्चा स्कूल में पढ़ सकता था, अमीर आदमी का बच्चा भी पढ़ सकता था।
कोई ज़रूरत नहीं थी किसी आदमी को ऐसे अस्पतालों की जिसमें जो है पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उड़ जाए। सामान्य से अस्पताल होते थे, सरकारी अस्पताल होते थे, टैलेंटेड डॉक्टर होते थे और उस वक़्त की जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी उसके हिसाब से वो इलाज कर देते थे। सबको इलाज मिलता था। जिसके पास खाने को है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो बहुत ही गरीब है, सबको राशन मिल जाता था। वो पूरी व्यवस्था थी तो हम डरे नहीं, हमने बना लिया परमाणु बम। तो बात ये है कि जो भेदभाव है ये एआई में भी आने वाला है। अब संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि एआई में नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा, क्यों, कुछ क्या बिगाड़ लोगे अमेरिका का। लेकिन ये एक चिंता सामने आने लग गई है, इसलिए मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है कि भाई कुछ रेगुलेट करो, इसको देशों की मनमानी पे मत छोड़ो, दुनिया भर का एक नियंत्रण होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के अभी जो सिचुएशन है उसमें जो रोज़ आप देखते हो फला इतनी जगह निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, तो जो एआई का खौफ है, जो डर है कि अब तो दुनिया ख़त्म, अब तो हम आईटी इंडस्ट्री में भारत था, एक्सपोर्ट करता था, अब तो वो भी नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये डर दुनिया में फैलाया इसलिए जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मोटा मोटा महंगा वाला हार्डवेयर खरीदें और डेटा सेंटर लगाएं। मैं आपको एक आंकड़ा बता दे रहा हूँ, नहीं रोका जा रहा खुद को, क्योंकि हो सकता है आपने वो वीडियो ना देखा हो। अगर आप 1000 मेगावाट का, 1 गीगावाट का एक डेटा सेंटर लगाते हैं, डेटा सेंटर बिजली की खपत के हिसाब से तय होता है। डेटा सेंटर मेगा, जो जीबी एमबी टीबी नहीं होता, कितनी बिजली खर्च होगी। तो अगर आप 1 गीगावाट का डेटा सेंटर लगाते हैं तो करीब 40 से 45 अरब डॉलर, 40 से 45 अरब डॉलर उसमें इन्वेस्ट होगा। बिजली की ज़रूरत होगी 1000 मेगावाट और 2 करोड़ लीटर रोज़ का पानी चाहिए होगा। अगर आप लगाएं तो जो घर की बिजली के हिसाब से देखें तो केवल 1000, छोड़ दीजिए, अब मैं केवल 1000 मेगावाट की बिजली अगर आप देखें, 100 मेगावाट की देख लें, जो 100 मेगावाट के डाटा सेंटर में 100 मेगावाट लगेगी, जाहिर बात है, तो 24 लाख यूनिट प्रतिदिन चाहिए। यानी जिस डेटा सेंटर की मैंने बात की 1 गीगावाट वाले की, उसके लिए चाहिए कम से कम 240 लाख यूनिट प्रतिदिन। आपके घर की बिजली कितनी यूनिट आती है आप हिसाब लगा लेना। साल भर में 876 यूनिट, और जो हमने लगाया था वो हम जो लगा रहे थे 1 गीगावाट वाला, उसके लिए चाहिए करीब 8760 यूनिट, मिलियन यूनिट, 8760 मिलियन यूनिट, यानी 60,000 से 1,20,000 घर की खपत के बराबर बिजली इसको चाहिए। कितने? 1,20,000 घरों के बराबर खपत की बिजली। इससे आप अंदाजा लगा दें, अगर आप मेटा का जो डाटा सेंटर कनाडा में चल रहा है उसकी क्षमता लगभग 1 गीगावाट है, 9 अरब डॉलर का उसमें निवेश हुआ है और 8 लाख घरों के बराबर उसकी बिजली खर्च होती है। पानी में अगर आप आ जाएं तो आप समझ लीजिए कि ये करीब 2 करोड़ लीटर रोजाना पानी इसको चाहिए होगा। और ये जो पूरा खर्चा है, जो खर्चा दिख रहा है आप, इस खर्चे की कीमत वसूलता है अमेरिका, और धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें हैं, ये ज़मीन, इन्वेस्टमेंट, पानी, बिजली, तमाम ये सब जो पैसा जा रहा है, ये लंबी कहानी नहीं है। जो डर है एआई का, और एआई को लेकर अब दुनिया उजड़ जाएगी, केवल ये हो जाएगा वो जाएगा, उस डर का नतीजा है कि इतनी बिजली दोगे, इतना पानी दोगे, इतने अरब रुपए दोगे, और जिस दिन नई टेक्नोलॉजी ने पावर रख दिया उस दिन ये धड़ाक से उड़ जाएंगे। तो जो मैंने शुरू में कहा था, घर तो बना सकते हो, गारंटी भी ले सकते हो, जीवन की गारंटी नहीं ले सकते। टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्टमेंट तो लगा सकते हो। देखा ना मोबाइल में कैसे हुआ, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया, अब 6G आने वाला है। अब 2G के एंटीने बेकार हो गए कि नहीं, कबाड़ा हो गए। वो BSNL बेचारा 2G पे टिका हुआ था 3G पे, तो उसके तो विकेट ही उखड़ गया। तो कुल मिला के ये सब कहानी बस महाशक्तियों की लूट तक ही केंद्रित है। नमस्कार, जय हिंद।